नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बने, इसको लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम की घोषणा को लेकर दबाव बनता दिख रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में विधायक दल की बैठक होने से पहले प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने शिमला के ओबेरॉय सेसिल होटल के बाहर जमा होकर जमकर नारेबाजी की और यहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका और उसके सामने नारेबाजी करने लगे। वहीं प्रतिभा सिंह ने ये तो कहा है कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह दिया है कि कांग्रेस उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि आलाकमान उनके यानी कि वीरभद्र सिंह परिवार की अनदेखी नहीं कर सकता। हमने उनके नाम, चेहरे और काम पर जीत हासिल की। ऐसा नहीं है कि आप उनका नाम, चेहरा और परिवार का इस्तेमाल करेंगे और क्रेडिट किसी और को दे देंगे। आलाकमान ऐसा नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विधायकों को एकजुट रखने और मुख्यमंत्री का चयन करने की है। इसके लिए शिमला में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांग्रेस हाईकमान प्रतिभा सिंह को ही राज्य का नया सीएम बनाए। वहीं इस बीच हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिले और उन्होंने कांग्रेस विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी। मालूम हो कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे पहला नाम मंडी से कांग्रेस की सांसद और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आता है। प्रतिभा सिंह के अलावा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस इसके लिए माथापच्ची कर रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मंडी लोकसभा सीट से सांसद प्रतिभा सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन प्रतिभा सिंह के संसदीय क्षेत्र मंडी में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। मंडी संसदीय क्षेत्र की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है। ऐसे में सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद पर प्रतिभा सिंह का दावा किस तरह मजबूत बैठता है, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को नहीं जिता सकी हैं। बता दें, प्रतिभा सिंह ने पिछले साल नवंबर में हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में यहाँ की सीटों पर कांग्रेस को जिता नहीं सकी हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक धर्मपुर सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन कितना निराशाजनक रहा। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इस सीट पर पुलिस प्रशासन की धांधली के आरोप लगे और अखिलेश यादव ने अब दोबारा से मतदान कराने की मांग की है। बता दें, सपा का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में मात्र 33% ही मतदान हुआ था। समाजवादी पार्टी ने इसका कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकना बताया। हालांकि अगर रामपुर में मुस्लिम बहुल इलाके के बूथ और हिंदू बहुल बूथ के वोट फीसद को देखें तो माजरा साफ होता है। सीट पर शहरी क्षेत्र में मुस्लिम बहुल बूथों पर मतदान हिंदू बहुल बूथों की तुलना में आधा रहा था। रामपुर शहर में कुल 325 में से 77 मतदान केंद्रों पर हिंदुओं का वर्चस्व है और 68,000 से अधिक मतदाता हैं। इन हिंदू बहुल बूथों पर मतदान लगभग 46% रहा, जबकि इसके विपरीत शेष 248 मुस्लिम बहुल बूथों पर, जिनमें 2 लाख से अधिक मतदाता हैं, मतदान केवल 23% था। कुछ मुस्लिम इलाकों में जैसे पीला तालाब के 7 बूथों पर मतदान 4% तक ही रहा। कोठी वाले रोड के बूथों और बजरिया हिम्मत खान, जो कि दोनों मुस्लिम बहुल हैं, यहाँ मतदान क्रमशः 5% और 7% ही हुआ। रामपुर शहरी में 90 से अधिक मतदान केंद्रों पर 20% से कम मतदान हुआ और ये सभी मुस्लिम बहुल वाले बूथ थे। यहाँ तक कि सपा के गढ़ किला में, जहाँ पार्टी का कार्यालय है और इसके कुछ सबसे वफादार समर्थक हैं, यहाँ भी 17 मतदान केंद्रों पर मतदान केवल 24% था। रामपुर शहरी में एक मुस्लिम बहुल मतदान केंद्र पर सबसे अधिक मतदान 39% दर्ज किया गया। इसके विपरीत रामपुर शहरी में एक हिंदू बहुल बूथ में सबसे कम मतदान 27% था और रामपुर शहरी में हिंदू बहुल बूथों पर सबसे अधिक मतदान 74% था। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में, जहां भाजपा को काफ़ी समर्थन प्राप्त है, मतदान प्रतिशत कुछ मतदान केंद्रों पर 80% से अधिक था। हिंदू बहुल माने जाने वाले 32 ग्राम स्तरीय बूथों पर मतदान 60% से अधिक था, लेकिन कई मुस्लिम बहुल गांवों जैसे अजीतपुर, शाहजद नगर, फजुल्ला नगर और अली नगर में मतदान 30 से 40% के अंदर था।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि रामपुर विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराया जाए। बता दें, रामपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की है, जबकि सपा के उम्मीदवार आसिम राजा को हार मिली है। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है और आजम इस सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। रामपुर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान भी समाजवादी पार्टी और आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ये नहीं चाहती थी कि आजम खान रामपुर सीट से चुनाव जीते, इसलिए सरकार ने रामपुर में इतनी फोर्स लगाई कि लोग वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने कहा कि रामपुर सीट पर लोकसभा के उपचुनाव के दौरान भी प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। बताना होगा कि कुछ महीने पहले हुए रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी को हमेशा ज्यादा वोट मिलते थे, वहां पर इस बार ज्यादा फोर्स लगा दी गई। उन्हें संवेदनशील घोषित किया गया। लोग जब बाहर निकले तो उन्हें पीटा गया और घर में बंद कर दिया गया। कई लोगों के हाथ तोड़ दिए गए और गाली गलौज की गई। उन्होंने कहा कि अगर इन बातों को चुनाव आयोग नहीं देखेगा तो हम किस पर भरोसा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा गया है कि रामपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर चुनाव हराया है और फिर से चुनाव होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में अगला मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि बीजेपी का ये फैसला है कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। हालांकि जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन ही आदेश गुप्ता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी मुगालते में ना रहे। मेयर के लिए जब पार्षद वोट करेंगे तब अंतिम फैसला बीजेपी के पक्ष में होगा, लेकिन अब उन्होंने अपने उस बयान से यू टर्न ले लिया है। बता दें, एमसीडी के 250 वार्ड में आम आदमी पार्टी को 134 वार्ड में जीत मिली है, जो बहुमत के लिए जरूरी 126 के आंकड़े से थोड़ा सा ज्यादा है। बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 वार्डों में जीत मिली है। इस तरह 15 साल से एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी की विदाई हो गई। आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि दिल्ली के मतदाताओं ने बीजेपी को जो भूमिका दी है उस भूमिका को अदा करेंगे। गुप्ता ने कहा कि चूंकि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है तो मेयर भी उन्हीं का होगा। महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 17 दिसंबर को मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके पद से हटाने की प्रमुख मांग रखी जाएगी। इसके साथ ही कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे को भी बड़े जोर शोर से उठाने की योजना महाविकास आघाड़ी ने बनाई है। साफ है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है, ताकि उन्हें ये मालूम पड़े कि विपक्ष कितना ताकतवर है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को लेकर भी मौजूदा सरकार पर हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक की सरकार हमारे राज्य के गांवों और जिलों पर अपना हक जता रही है, लेकिन महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार ही नहीं है। कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसों में तोड़फोड़ हो जाती है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर पाते हैं। आज विपक्ष के जबरदस्त विरोध और हंगामे के बीच राज्यसभा में समान नागरिक संहिता निजी विधेयक पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसको पेश किया, जिसको हंगामे के बीच 23 के मुकाबले 63 मत से पारित किया गया। इस बीच कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। उन्होंने कहा यह देश में मौजूद सामाजिक ताने बाने और विविधता में एकता को नष्ट कर देगा। हालांकि विधेयक को वापस लेने की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं की मांग के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने डिवीजन का आह्वान किया और विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव 23 के मुकाबले 63 मतों से पारित कर दिया। सरकार और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि अभी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को फिर से लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है। बता दें, एनजेएसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके तहत न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस कमीशन का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और माकपा के जॉन ब्रिटास ने सवाल किया, क्या सरकार के पास उपयुक्त संशोधनों के साथ एनजेएससी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है? कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर न्यायपालिका के साथ गतिरोध में है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत 12 दिसंबर 2018 को हुए कॉलेजियम की बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कॉलेजियम की उस बैठक का ब्यौरा मांगा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की पदोन्नति पर कथित तौर पर कुछ फैसले किए गए थे। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि चर्चा को जनता के सामने नहीं लाया जा सकता है और केवल कॉलेजियम के अंतिम फैसले को वेबसाइट पर अपलोड करना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अंतिम फैसले को ही निर्णय माना जा सकता है। जिस पर भी चर्चा की जाती है वो सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, वो भी आरटीआई अधिनियम के तहत। मोरबी हादसे के बाद पीएम मोदी के दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा करने वाले ट्वीट को साझा करने के बाद गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता साकेत गोखले को इस मामले में बेल मिल गई, लेकिन गुरुवार शाम जब वो जमानत के बाद एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनको मोरबी पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि गुजरात पुलिस साकेत गोखले को जमानत मिलने के बाद भी परेशान कर रही है। उन्हें 8 दिसंबर 8:45 पर फिर से गिरफ्तार किया गया। वो अहमदाबाद के साइबर पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे। पुलिस टीम उन्हें बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार कर रही है और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जा रही है। ये निंदनीय है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।